हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका कॉमन एरर्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करोगे त्रिगीतम तो दो ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों ही ज्वाइन हो सकते हो। दोनों पे डेली बेसिस पे मिलते हैं आपको क्या क्विजेस, और इन क्विजेस में आपको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब जरा बात करते हैं कि प्रैक्टिस बैच है क्या। तो इस प्रैक्टिस बैच के तहत मैं क्या करता हूँ कि आपको टास्क देता हूँ वीकली बेसिस पर। अगर आपकी स्पीड और एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप एक वीक में जितना चाहो टास्क कर सकते हो, टेस्ट को लगा सकते हो। टेस्ट जो आपका होता है बिल्कुल ही ऑनलाइन होता है। आप मुझे इसके लिए व्हाट्सएप पे ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ठीक है। और ये पेड है, थोड़ा सा पैसा लेता हूँ इसके लिए, इसलिए भी कि देखो वीडियोस के तो पैसे ले नहीं रहा, जो भी मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ इसको तो मैं चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ वो आपको याद करा दूँ, इस जिम्मेवारी को लेते हुए मैं इस चीज़ को लाया हूँ प्रैक्टिस बैच को। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ये पेड है और टेस्ट को क्रिएट करने में भी मुझे पे करने होते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसका प्रोसीजर है। अब जरा बात करते हैं कि देखो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अनलेस एड अराइव्स, एड का मतलब होता है सहायता राशि या फिर सहायता की सामग्री जो होते हैं वो। अनलेस एड अराइव्स मतलब जब तक आपका एड पहुँचेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब फ्यू वीक्स के अंदर, तब तक क्या होगा, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, हज़ारों लोग मारे जा चुके होंगे, आप भूख के मारे मर रहे होंगे, ये इसका मतलब है। अब जरा गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर अराइव्स है, मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये वर्ब। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब तक पहुँचेंगे, है ना, मतलब फ्यूचर का सेंस मैं बता रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कोई भी सेंटेंस जो है वो अगर स्टार्ट होता है अनलेस से या फिर इफ़ से, तो इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहा जाता है आपका कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। मैं क्लॉज वगैरह टेक्निकल टर्म अभी यूज़ नहीं कर रहा, ठीक। आप समझो कि यहाँ पर इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो अनलेस से स्टार्ट हुआ है, या फिर अगर इफ़ से भी होता तो भी इसको कह रहे हैं कंडीशनल पार्ट, ठीक। नेक्स्ट है आपका मेन पार्ट, तो सेंटेंस का मेन पार्ट है। अगर फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ है अनलेस से और या फिर इफ़ से, और अगर उसका वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे, तो इसका मेन सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो आपका फ्यूचर में होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी की बात कह रहा है, ये भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात बता रहा है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में, इसलिए फ्यूचर का सेंस दे रहा होता है, ठीक है। तो बहुत टेक्निकल हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले, लेकिन मैं ओवरव्यू आपको जो दूंगा अभी, आप पूरे समझ जाओगे कि किस तरीके के आपके स्ट्रक्चर होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ पर देखते जाओ। अब यहाँ है क्या, यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर कंडीशनल वाले पार्ट में अगर ये क्या दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपका मेन क्लॉज जो होगा, मेन पार्ट जो होगा सेंटेंस का, वो होना चाहिए फ्यूचर में। क्या होना चाहिए, फ्यूचर में। तो यहाँ पर आर स्टार्विंग है जो कि गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, विल स्टार्व, विल स्टार्व, है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या एरर था, थर्ड नंबर पार्ट में आर स्टार्विंग की जगह विल स्टार्व होना चाहिए, ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अब मैं आपका थोड़ा सा दिमाग को और थोड़ा खोलना चाहता हूँ, ज़रा देख लो। ऐसे ही है, यहाँ पर कुछ मैं सेंटेंसेस को लिख रखा हूँ, देखो यहाँ पर है फर्स्ट में इफ़ से स्टार्ट हुआ ये। तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड, मतलब क्या, फर्स्ट पार्ट है कंडीशन वाला, यू विल विन द प्राइज़, आप क्या करोगे, जीत जाओगे प्राइज़ को। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है इफ़ से, ठीक है। इफ़ से अगर स्टार्ट हुआ है और ये वर्क हार्ड जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो इसका जो मेन क्लॉज होगा, मेन वर्ब हो, मेन जो पार्ट है सेंटेंस का, वो कौन से टेंस में होना चाहिए, वो होना चाहिए फ्यूचर में। अभी अभी बताया, तो यहाँ पर विल है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर विल ही होना चाहिए, यहाँ पर अगर मे भी है, यहाँ पर अगर कैन भी है, तो भी ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसका फ्यूचर टेंस में ही हमेशा होगा। देखो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ़ यू हीट आइस इट विल टर्न इनटू वाटर, अगर आप आइस को हीट करोगे तो क्या होगा, इट विल टर्न इनटू वाटर, ये पानी में बदल जाएगा। तो इस सेंटेंस में बताओ क्या सही है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल ही गलत है। कैसे बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी रूल बताया कि अगर इफ़ वाला कंडीशन वाला जो सेंटेंस है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और यहाँ भी हीट है, हीट का मतलब क्या, अगर आप करते हो, हीट करते हो, है ना, वर्ब का सेंस दे रहा है ये हीट, तो इसका नेक्स्ट पार्ट होना चाहिए फ्यूचर में। लेकिन फिर भी ये गलत क्यों है,
ऐसा इसलिए गलत है कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, दोनों ही पार्ट, मतलब इसका मेन क्लॉज भी और इसका सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी, जिसको कहते हैं क्या, कंडीशनल पार्ट। तो कंडीशनल पार्ट और इसका मेन पार्ट जो है सेंटेंस का, दोनों ही आपका होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। आइस को अगर आप हीट करोगे तो जाहिर सी बात है, हीट दोगे उसमें तो जाहिर सी बात है कि वो वाटर में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जितने भी चीज़ें होते हैं, दोनों के दोनों पार्ट आपके किस में होने चाहिए, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने चाहिए। तो विल को यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ होगा ईट टर्न्स, है ना, ईट के बदले आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ टर्न की जगह टर्न्स हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग पढ़ते हैं किताबों में कि यहाँ पर ये अगर इफ़ वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये विल ही होगा, लेकिन एग्जाम में अगर कैन दे दे, अगर मे दे दे तो क्या करोगे, तो आपको लगेगा वो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होगा, मे और कैन भी यहाँ पर सही होते हैं। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है। इससे आप समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, तीनों फॉर्मेट में समझ जाओगे, तीनों टेंस में समझ जाओगे। देखो यहाँ इफ़ यू वर्कड हार्ड, अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में था फर्स्ट में, लेकिन सेंटेंस में है क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब सिंपल पास्ट में है, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो अगर सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ भी विल को आपका इसका सेकेंड फॉर्म देना पड़ेगा, तो विल के जगह पर वुड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मे का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, माइट, मतलब पास्ट फॉर्म इसका माइट होता है। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, कोई भी रहे आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर है अगर इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट द प्राइज़, या फिर इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट गेट द प्राइज़, यू कुड गेट द प्राइज़, दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही हैं। ठीक, अब ज़रा देख लो, अगर ये सेंटेंस का जो क्लॉज कंडीशन वाला क्लॉज है, ये अगर ये रहता पास्ट परफेक्ट में, हैड वर्कड हार्ड रहता, हैड लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब पास्ट परफेक्ट में है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, इसका जो आपका वर्ब है, इस वर्ब को आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट। तो परफेक्ट कैसे बनाओगे पास्ट परफेक्ट में, वुड हैव गॉट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि हैव है तो ये प्रेजेंट का शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हैड होना चाहिए, क्योंकि इसको भी हमें बनाना है परफेक्ट। नहीं, ये हैड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ आपको अगर उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना हो तो इसके साथ हैड नहीं आता, ये ऑलरेडी ही पास्ट में है, तो इसके साथ आपको हैव ही लगाना पड़ेगा। ठीक, और गॉट जो है, गॉट और गॉटन दोनों ही होते हैं इसके क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ध्यान देना कि ये है आपका सेकेंड फॉर्म, वुड गेट जो है ये भी है आपका सेकेंड फॉर्म, हैड वर्कड हार्ड है ये है आपका थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में, और वुड हैव गॉट ये तीनों को मिला के ये भी है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, कंबाइंड तरीके से। तो आप लोग देख लिए कि किस तरीके के फॉर्मेट होने चाहिए कंडीशन में, और इसका मेन क्लॉज किस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो बात को। अब ज़रा देखो, इतना तो आप लोग समझ गए, इन तीनों को ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आर स्टार्विंग को रहने देते हैं, क्यों ना यहीं पर कुछ कर दिया जाए, अनलेस को हटा दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तो एक बात समझ लो कि आर स्टार्विंग में हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे। किसको नहीं छेड़ेंगे, अनलेस वाले को पार्ट को नहीं हटाना है हम लोग को, मेन वर्ड को नहीं हटा सकते। तो आपको पकड़ना है कैसे, लेफ़्ट टू राइट जाना है आपको करेक्शन में, कल की क्लास में मैंने बता रखा है सब कुछ। ठीक, अब ज़रा देख लो, यहाँ पर क्या एरर था समझ गए ना, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनलेस से स्टार्ट हुआ, समझ गए कि कंडीशन वाला सेंटेंस है, तो मेन वाला पार्ट क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए विल स्टार्व। ठीक, ये होना चाहिए विल स्टार्व, मतलब फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। इतना समझ गए। अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्या है, अभी 82 नंबर, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। क्या एरर है इसमें ज़रा बताओ। यहाँ है, ये कह रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं 3 सालों से काम करता आया हूँ। तो यहाँ जाहिर सी बात है, सिंस को जैसे ही देखे आप समझ गए कि ये जो सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए। तो आई हैव बीन वर्किंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर सिंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 years जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब अगर यहाँ दिया रहता 1980 है ना, और फिर 2017 ऐसे अगर दिया रहता तो हम समझते क्या
कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन 3 ईयर्स एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ ना करके क्या यूज़ होना चाहिए था, फॉर का यूज़ होना चाहिए था। इतना आप लोग पहले से भी जानते होगे, नहीं जानते होगे तो आज आप सीख लो कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका फॉर लगता है, ना कि सिंस। और सिंस किसके लिए लगता है, तो ये लगता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब जरा बता दो, नहीं समझ रहे होगे तो देखो 3 ईयर्स क्या एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है ना, मतलब 3 ईयर्स यहाँ से यहाँ के बीच 3 साल का वक्त है, तो ये पीरियड बता रहा है, एक दौरान बता रहा है, दरमियान बता रहा है ना। अब जरा देख लो, यहाँ समझ गए। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो क्या है, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन, मतलब उन दोनों में से किसी कैंडिडेट ने अपना सब्सक्रिप्शन को पे नहीं किया है ना। तो ज़रा देखो क्या है यहाँ पे एरर, नीदर ऑफ द टू यहाँ पर करेक्ट है, दो लोगों में से की बातें कह रहा है किसी एक के विषय में। नीदर का मतलब उन दोनों में से किसी एक भी नहीं है ना, नीदर का मतलब एक भी नहीं। कैंडिडेट्स ये भी सही है, ऑफ द टू के बाद कैंडिडेट्स आया है मतलब प्लूरल में, ये भी सही है। हैव है, पेड ही सब्सक्रिप्शन, ये भी करेक्ट है। अब ज़रा देख लो क्या एरर क्या होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ पर एरर है आपका हैव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैज़ होना चाहिए। क्यों हैज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है नीदर है ना, और इसके जैसा सिमिलर और कौन से वर्ड होते हैं, ईदर है ना। नीदर ऑफ के जगह पर अगर आपका ईदर ऑफ रहता, ईदर ऑफ, और फिर आपका रहता ईच ऑफ, फिर रहता वन ऑफ, और फिर रहता आपका एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, इस तरीके के अगर वर्ड रहते हैं तो यहाँ पर इसको समझा जाता है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए आपका वर्ब को यूज करना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर हैव ना करके आपको हैज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नीदर, ईदर, ईच ऑफ, वन ऑफ, ये सारे सेंस देते हैं किसी एक पर्सन के विषय में। चलो अब समझ गए कि यहाँ पर हैज़ नहीं होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था ये भी मैं बता दिया। बहुत लोगों को लगता है कि कैंडिडेट्स के लिए तो नहीं दिया गया, नहीं, यहाँ पर जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो नीदर ऑफ द टू है, मतलब उन दोनों में से किसी ने नहीं, है ना, तो ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक, अब जरा बात करते हैं 84 नंबर। ये कह रहा है अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। क्या है, मतलब अगर आप वेल बैलेंस्ड डाइट को लेते हो तो गुड हेल्थ के लिए क्या है, बिल्कुल ही आवश्यक है, ये आपको बता रहा है। एक एक पार्ट देखते हैं। अ वेल बैलेंस्ड डाइट है, बिल्कुल करेक्ट है। डाइट आपका नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब है, पूरा का पूरा सही है। इज़ एसेंशियल फॉर, ये भी सही है। एसेंशियल के साथ आपका फॉर का प्रयोग होता है, ये भी सही है। गुड हेल्थ यहाँ भी सही है, कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर नो एरर है। ठीक, अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट में, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, मतलब मेरे अंकल जो हैं वो थोड़ा ज़बरदस्ती किए मेरे फ्रेंड के साथ और मेरे साथ कि नहीं तुम यहाँ पर स्टे बैक करो, वापस यहीं पर ठहर जाओ। क्या एरर है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर माई अंकल फोर्स्ड करेक्ट है। ठीक, माई फ्रेंड यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड के बाद यहाँ क्या है, आई है। आई किस केस में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पर है आपका सब्जेक्टिव केस में, इसलिए यहीं पर गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, माई अंकल, किसको फोर्स कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट के साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, तो आप इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो आई की जगह यहाँ पर मी होगा। और पिछले किसी कॉमन एरर के सीरीज में ही मैं बता रखा था कि दोनों का जरूरी है होना किस में, तो सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस में। तो अब आप कहोगे कि माई फ्रेंड के लिए ही क्यों नहीं चेंज कर देते हैं हम लोग सब्जेक्टिव केस में, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर माई अंकल सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है और इसके साथ वर्ब भी है, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो माई फ्रेंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट की तरह। अगर हम कहते हैं कि माई फ्रेंड गोज़ टू टेम्पल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माई फ्रेंड आपका सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ ऑलरेडी माई अंकल के विषय में दे रखा है। देखो जरा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके लिए आपका चाहिए एक ऑब्जेक्ट, है ना। और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ आपका सब्जेक्ट आई नहीं आएगा, मी आएगा, जो मी होता है एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, अगर नहीं समझ पाते हो कि किसका फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं एक चीज़। जैसे मैं कहूँ कि ही गेव मी अ ग्लास ऑफ
वाटर। खैर यहाँ ग्लास और वाटर भी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे। यहाँ पर समझो इस सेंटेंस इस पार्ट वाले में कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेव मी किसको दिया, मुझे दिया, है ना। तो यहाँ पर मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई यहाँ पर नहीं है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इतना समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आई ना हो करके यहाँ पर मी होना चाहिए था। तो सेकेंड पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ बोला वी हैड स्कैर्सली रीच्ड द प्लेस दैन इट स्टार्टेड टू रेन हेविली। मतलब कि हम लोग वहाँ पर पहुँचे ही थे उस प्लेस पर कि बहुत तेज़ से रेन होना स्टार्ट हो गया, ये कह रहा है आपका। तो इसमें से कुछ माइनर सी बातें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है। देखो सबसे पहली बात है, एक एक करके देखते हैं। वी हैड स्कैर्सली रीच्ड, यहाँ तक कोई गलत नहीं है। द प्लेस, कोई यहाँ पर एरर नहीं है। दैन इट स्टार्टेड टू रेन हेविली, यहाँ पर क्या एरर है, ज़रा देखने वाली बात है। सबसे पहली बात कि यहाँ दैन नहीं होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आपका वेन होना चाहिए था। तो वेन किसके किसके लिए होता है, तो दो वर्ड को ध्यान रखना, तीन वर्ड को याद रख लो, हार्डली और एक आपका स्कैर्सली है और एक आपका बेयरली है, ठीक। इन तीनों के लिए आपका यूज होता है वेन। तो वेन को मत भूलना आप लोग कभी भी, ठीक है। अब जरा देख लो, एक तो आप कहोगे कि दैन किसके लिए होता है, तो दैन होता है आपका नो सूनर के लिए, नो सूनर के लिए होता है आपका दैन। और ये तीनों के लिए स्कैर्सली, हार्डली और बेयरली, इन तीनों के लिए वेन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी ये सेंटेंस में मिल जाए तो आगे चेक करो कि यहाँ पर दैन है या फिर वेन है ना। अगर आपका हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली है तो उसके लिए वेन होगा, अगर नो सूनर है तो उसके लिए दैन होगा। तो अब समझ गए कि यहाँ पर दैन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्कैर्सली आया है। दूसरा जो इसमें पूछा जाता है, अक्सर जो इसमें दूसरा तरीके से पूछा जाता है कि क्या एरर है, यहाँ पर क्या करता है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर होना चाहिए था इन्वर्जन का रूल, है ना। क्या होना चाहिए था, इन्वर्जन का रूल। इन्वर्जन का रूल होता क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब के सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो इसको कहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हैड वी स्कैर्सली, है ना, हैड वी स्कैर्सली, है ना। फिर आपको लग रहा होगा कि स्कैर्सली से, एक बार मैं फिर से मिटा देता हूँ, ध्यान देना। इन्वर्जन का रूल क्या कहता है, समझो। यहाँ पर कह रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो होना चाहिए सब्जेक्ट के पहले, ये इन्वर्जन का रूल कहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस सेंटेंस में क्या होता है, कई बारी स्कैर्सली से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली या फिर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर ये सेंटेंस स्टार्ट होता है स्कैर्सली से या फिर बेयरली, हार्डली या फिर नो सूनर से, तब इन्वर्जन का रूल आपको चेक करना है। तो यहाँ पर स्कैर्सली है तब हो जाता, स्कैर्सली से अगर स्टार्ट होता तो यहाँ पर कहते स्कैर्सली हैड वी रीच्ड, ठीक है। बार बार मिट जा रहा है, देखो। तो यहाँ समझ गए कि अगर ये यहाँ स्टार्ट होता तो हैड को रखना पड़ता वी से पहले, लेकिन ये स्टार्ट हुआ वी हैड स्कैर्सली, तो ये भी आपका गलत नहीं है। ये मत समझ लेना कि यहाँ पर इन्वर्जन ज़रूरी है ना। ज़रूरी कब है, अगर वो सेंटेंस स्टार्ट होता स्कैर्सली से, तब हम लोग क्या करते, हैड को वी के पहले रख देते। बस यही दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। अब ज़रा देखो, एक चीज़ और पूछा जाता है कि यहाँ पर अगर आपका है ये परफेक्ट में, है ना, परफेक्ट में कैसे, हैड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। बस ये तीन छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब ज़रा देखो, मतलब जो ओवरऑल कंक्लूजन बताएं, तो यहाँ पर फिर से बता दूं कि स्कैर्सली है या फिर हार्डली है, बेयरली है, ये तीन वर्ड हैं, तो यहाँ पर दैन नहीं, यहाँ पर वेन होगा। अगर यहाँ पर नो सूनर होता, तो यहाँ पर दैन के जगह पर क्या होना चाहिए, मतलब दैन ही होना चाहिए, है ना। वेन कब होना चाहिए था, ये बता दिया। दूसरी बात क्या बताया कि अगर स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली, नो सूनर से क्वेश्चन स्टार्ट होता, तब वहाँ पर इन्वर्जन को चेक करते। और इन्वर्जन का मतलब होता क्या है कि सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है हेल्पिंग वर्ब को, उसको इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। बस ये दो कंक्लूजन यहाँ पर है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, कि मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स, कि किस में नाराज़ हूँ, जो मैंने अपने फ्रेंड्स को नहीं देखा, वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर,
कि जब मैं न्यू दिल्ली में था छुट्टी पर इस समर में। अब यहाँ पर क्या है एरर, ये देखते हैं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले रियली है एडवर्ब जो कि करेक्ट है, और एम है मतलब प्रेजेंट में है, तो भी आगे देखेंगे कि सब चीज़ आपका क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट में, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस आपका जो कह रहा है ये कह रहा है कि थोड़ा सा मतलब पैसिव के सेंस में है ना। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ पर आपका सॉ के जगह पर सीन होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्यों ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर सॉ नहीं सीन होना चाहिए था? तो इसलिए होना चाहिए था क्योंकि आपका यहाँ पर जो प्रयोग होगा क्या होगा कि हैव का कोई भी फॉर्म, हैव का कोई भी फॉर्म मतलब हैव हो और फिर आपका हैज़ हो, हैड हो, और फिर खुद ये हैविंग हो, तो हैविंग के साथ आपका क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जो मैं इस तरीके के स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ाया हूँ, तो जेरंड वाले पार्ट में वर्ब्स का जो एक कंप्लीट चैप्टर बना करके डाला हुआ है, अब जाना प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हैविंग के साथ आपका सो नहीं आता, आपका सीन आता। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इन यहाँ पर गलत है, लेकिन इन भी यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पर हैविंग के साथ आपका क्या आना चाहिए था, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, सेकंड फॉर्म नहीं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, देखो आगे कह रहा है कि द कंपनी हैव, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? अब देख रहे हो द कंपनी मतलब किसी एक खास कंपनी के बारे में बता रहा है, तो इसके साथ हैव कैसे आएगा, इसके साथ आपका हैज़ आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर में है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए था, हैज़, ना कि हैव होगा, ठीक। यहाँ भी आप लोग समझ गए, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, देख लो। नेक्स्ट है दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। यहाँ पर 4 है, देखो लास्ट 2 है, तो कई बार पूछा जाता है, पहले मीनिंग समझ लो कि वे लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस सिटी में, कब से, पिछले 2 डिकेड से रह रहे हैं, पिछले 2 शतकों से रह रहे हैं। तो यहाँ देखो 2 है, 2 के बाद आपका डिकेड्स आया है, करेक्ट है, मतलब प्लूरल में है। अब यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि, और कल भी मैंने बताया हुआ था पिछले क्लास में कि लास्ट के पहले भी क्या लगता है, द, और लास्ट को किस में रखा जाता है, ऑर्डिनल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट भी लास्ट भी किस में आता है, ऑर्डिनल में। और इन जनरल ऑर्डिनल के पहले क्या लगता है, द का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो कि यहाँ पर करेक्ट है, ठीक। अब दूसरे तरीके से यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर आपका ऑर्डिनल भी हो और अगर आपका कार्डिनल भी हो। कार्डिनल बोला जाता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव जिसको कहते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे वाले वर्ड को, ठीक। अगर ये तीनों ही रहे तो उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए था, सेंटेंस में पैटर्न क्या होना चाहिए, तो उसका पैटर्न होना चाहिए था OCM, मतलब पहले ऑर्डिनल होगा, फिर उसके बाद आना चाहिए कार्डिनल। अगर ऑर्डर गड़बड़ करके दे, इधर कर दे इसको, तो गलत हो जाएगा, है ना। और फिर होता है मल्टीप्लिकेटिव, इसमें होता है, इस पैटर्न में। तो यहाँ पर चेक करो, ऑर्डिनल बोलते हैं लास्ट वाले को, नेक्स्ट वाले को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले को, है ना। तो ये आप अपने जगह पर करेक्ट है। उसके बाद आपका क्या है, कार्डिनल, जो कि सही है। तो यहाँ भी किसी तरीके से एरर आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर देखो, फॉर द 2 डिकेड्स, ये बताओ कि ये जो द 2 डिकेड्स है, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप कहोगे कि ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका 4 का प्रयोग होता है, जो कि करेक्ट है। और इसी से 4 से आप कैच कर पाते क्या कि वो बंदा जो है पहले पास्ट में किसी घटना, मतलब अगर कोई घटना घटी है, उसके रहने की घटना, और अब भी जारी है, तो उसको क्या समझा जाता है कि वो टेंस जो होता है आपका, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दे हैव बीन रिसाइडिंग, ये होना चाहिए था, है ना। तो आर रिसाइडिंग को हटा करके क्या करना होगा, हैव बीन रिसाइडिंग, क्या होगा, हैव बीन रिसाइडिंग, ठीक। तो यहाँ पर समझ गए कि कैसे चेक करते हैं हम लोग सेंटेंस को ऐसे हम लोग कैच कर पाते कि यहाँ पर 4 है, और 4 का प्रयोग होता है किसके लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर दे रखा है, 4 भी दे रखा है, तो हम लोग समझ आते हैं कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस होना चाहिए था आपका किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्यों होना चाहिए था, आर रिसाइडिंग क्यों नहीं होगा, कंटिन्यूअस में क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक पास्ट की घटना है और वो घटना अब भी जारी है, तो वो सेंटेंस होता है, वो टेंस होता है आपका किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। मतलब अगर मैं समझाऊँ एक इस तरीके से, अगर ये आपका टाइम का लाइन है,
आप इस बात को व्यक्त कर रहे हो यहाँ पर, और जिस वक्त आप इस चीज़ को व्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको माना जाता है कि आप प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक, यहाँ कोई टाइम है जो क्या है, ये फ्यूचर में है, फ्यूचर टाइम में है, ये टेंस नहीं होता वैसे फ्यूचर टेक्निकली अगर बोला जाए तो। फिर है यहाँ पर आपका पास्ट, तो कोई घटना पास्ट में घटी हो, मतलब इस प्रेजेंट से पहले घटी हो और उसका रहने का घटना अभी भी जारी है, अगर जारी है तो क्या समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट में शुरू हुआ है और कंटिन्यू है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, और अगर वो घटना अभी, ये कह रहा है कि अभी रह रहा है, मतलब ये अगर प्रेजेंट है तो उसका वो वाली घटना यहाँ जारी है, अभी बात समझ लो, यहाँ जारी है, प्रेजेंट में जारी है, इसलिए वहाँ पर प्रेजेंट में जारी नहीं है, ये घटना पहले से घटी है 2 डिकेड्स पहले और अब भी जारी है, इसलिए दे हैव बीन रिसाइडिंग होगा। बहुत एक्सप्लेन कर दिया, अब ज़रा बात करते हैं आगे। जो लास्ट क्वेश्चन है देख लो क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आवर न्यू टेलीविज़न सेट, देख लो क्या कह रहा है। आवर न्यू टेलीविज़न सेट कम विद अ 90 डेज, यहाँ पर डेज होना चाहिए, वारंटी है ना, क्या है 90 डेज वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब ज़रा देख लो क्या कह रहा है कि हमारा जो न्यू सेट है टेलीविज़न का वो किस चीज़ में आया है, तो 90 डेज़ के वारंटी के साथ आया है ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब जितने उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर किस चीज़ की वारंटी है, 90 डेज़ के वारंटी के साथ आया है, ये कह रहा है यहाँ पर। अब क्या एरर है यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो एक एक पार्ट करके। अवर न्यू टेलीविज़न सेट, तो न्यू टेलीविज़न सेट मतलब कोई एक ही सेट की तो बात कह रहा है, तो एक ही सेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कम कैसे होगा, क्योंकि कम तो होता है प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन कोई एक टेलीविज़न का सेट है जो सिंगुलर है और इसके लिए आपका आएगा कम्स, ना कि कम। ठीक, तो हम लोग आज पूरा ही देख चुके हैं। अब ज़रा बात करते हैं क्या, अब ज़रा हम लोग बात करते हैं 100 क्वेश्चन अगर आपका पूरा हो जाता है ना तो मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप मतलब व्हाट्सअप वाले ग्रुप में जो पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हैं। तो चलते हैं अभी, फिर मुझे आज निकलना पड़ेगा कहीं बाहर, और मैं वीडियो लाते रहूँगा, आप लोग टेंशन मत लो, कुछ दिन का वेट कर लो। जैसे ग्रामर का पोर्शन नहीं ला पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने छोड़ रखा है। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।